नमस्कार चंद्रकांत भाई, मैं अमेरिका से। अभी गर्मी बहुत शुरू हो गई है। आज मैंने सोचा कि थोड़े से जो एक्टर हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, उसके बारे में कुछ कहूँ। तो मैंने पढ़ा कि सुनील दत्त बहुत युवा थे जब वो मुंबई आए थे। किसी तरह उन्हें मुंबई के काला घोड़ा इलाके में मौजूद आर्मी बिल्डिंग में एक कमरे में रहने की जगह मिल गई। उस कमरे से सुनील दत्त के अलावा 8 अन्य लोग भी रहते थे, जिनमें कुछ टेलर थे तो कुछ बाल काटने वाले भी थे। सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और साथ ही बेस्ट में नौकरी भी शुरू कर दी। गर्मियों के मौसम में तापमान इतना अधिक हो जाता था कि एक छोटे से कमरे में 8 लोगों का रहना बहुत मुश्किल हुआ करता था। ऐसे में सभी लोग सोने के लिए फुटपाथ पर आ जाते थे और सुनील दत्त ने भी उस दौर में फुटपाथ पर भी रातें गुजारी थी। एक ईरानी पारसी रेस्टोरेंट थी जिसके सामने सुनील दत्त और इनके वो रूममेट्स अपना बिस्तर लगाते थे। वो ईरानी रेस्टोरेंट रोज़ सुबह 5:30 बजे खुलता था। उसी समय सुनील दत्त भी नींद से जाग जाते थे और रेस्टोरेंट खुलते ही वो वहाँ सुबह की चाय पीकर और फिर नहा धोकर अपनी क्लास अटेंड करने चले जाते थे। एक इंटरव्यू में सुनील दत्त साहब ने कहा था कि उन दिनों अगर मुंबई में ईरानी रेस्टोरेंट ना होते तो उन्हें उनके जैसे कईयों को पेट भरने के लिए भी खाने के पेट भरने के लिए जाने कितना संघर्ष करना पड़ता है। नॉर्थ सेंट्रल मुंबई के खुरादास सर्किल में एक और कोई पारसी रेस्टोरेंट थी जहां दत्त साहब अक्सर जाया करते थे। ऐसे ही चर्च गेट स्टेशन के पास स्थित एक और पारसी रेस्टोरेंट में ये खारी खाने जाया करते थे। सुनील दत्त जब इन रेस्टोरेंट के वेटर्स को देखते थे तो उन्हें बड़ी हैरत होती थी। वेटर एक साथ 10-12 कप चाय लेकर आते थे और कोई भी कप गिरता नहीं था। उस ज़माने में दत्त साहब अपने कई और दोस्तों के साथ इन्हीं पारसी रेस्टोरेंट में बैठते थे और सब मिलकर विभिन्न मुद्दों पर बात करते थे। उनका काफ़ी वक्त ईरानी रेस्टोरेंट में गुजरता था और दत्त साहब को वहाँ की चाय और ब्रेड रोल्स रोल्स मतलब ब्रेड रोल्स बहुत अच्छे लगते थे। और दत्त साहब कहते थे कि मुंबई में संघर्ष करने आए लोगों के लिए पारसी होटलों ने बहुत जीवन काफ़ी हद तक आसान बना दिया था, क्योंकि वहाँ मिलने वाली चाय और खाने पीने के सामान दूसरे रेस्टोरेंट की तुलना में बहुत सस्ते हुआ करते थे। और सुनील दत्त जी का अभी 6 जून 1929 को उनका जन्म हुआ था। वो बर्थडे गई और अविभाजित भारत के पंजाब राज्य के झेलम जिले में स्थित नक्का खुर्द गांव में उसका जन्म हुआ था। माता पिता ने उनका नाम बलराज रखा था और किस्सा टीवी का तरफ से सुनील दत्त साहब को नमन, शत नमन। और ये सिर्फ एक ट्रेलर आपको थोड़ा सा, कितने सारे पिक्चर्स बात की तो कहानी मुझे पता नहीं है। जो मुझे ये कहानी वो मैं आपको बताता हूँ कि जुड़े और भी किस्से, जो रोचक किस्से कहानियाँ मुझे पता नहीं है जो मैं आप तक कह सकूं। अब आई आगे की बात। एक ऐसे इंसान सुनील दत्त जैसा ईमानदार इंसान, देशभक्त इंसान, कांग्रेस का एमपी रहा, नरगिस के साथ शादी हुई, 2 बच्चे, प्रिया दत्त और संजय दत्त। और क्या क्या उसने, वो एक कहानी है, वो दूसरी दफ़े हम बात करेंगे। मैं बात करता हूँ देवानंद, जो 21 साल की उम्र में बम्बई आए थे और अपने कॉन्फिडेंस के बलबूते फिल्म प्रोड्यूसर को इम्प्रेस कर डाला था। और देवानंद की छवि देखकर उस वक्त वह फिल्म प्रोड्यूसर भी उन्हें देखता रह गया था। देवानंद ने फिल्म हम एक हैं से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। फिल्म इंडस्ट्री में देवानंद का रुतबा ऐसा था कि जैसा आज तक किसी एक्टर का न हो सकता, क्योंकि बेहद खूबसूरत काया वाले देवानंद
जब काला कोट पहनते थे तो लाखों करोड़ों लड़कियां उन पर फिदा हो जाया करती थी। और एक्टर एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे। वह 21 साल की उम्र में बम्बई आए और अपने कॉन्फिडेंस के बलबूते फिल्म प्रोड्यूसर को इम्प्रेस कर डाला और देवानंद की छवि जो देखकर सब, तो इसके बारे में खुद देवानंद साहब ने जिक्र किया था कि लहरन रेट्रो के एक वीडियो में देवानंद से जब सवाल किया गया था कि आपको अपनी पहली फिल्म कैसे मिली, इस सवाल पर देवानंद ने कहा था मुझे 1945 में जाना पड़ेगा। 45 का मतलब पता है कितने साल हो गए। मुझे किसी ने कहा कि किसी जगह किसी दफ्तर में एक साहब खड़े हैं जो फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वह प्रोड्यूसर हैं, उनको एक लड़का चाहिए। तो ये बात मेरे दिमाग में आ गई और देवानंद ने आगे बताया कि मैंने अपना ओवरकोट पकड़ा। इन दिनों बरसात हो रही थी, जुलाई का महीना था। मैं ट्रेन से निकला और चन्नी रोड पर उतर गया। वहाँ से मैंने उस दफ्तर की तरह निकल पड़ा। मैंने दफ्तर का वो बोर्ड देखा तो मैंने वहाँ के चौकीदार के साथ जाकर बैठ गया। मैंने उस चौकीदार से पूछा साहब कहाँ है। उसने पूछा कौन से? तो मैंने कहा पिक्चर बनाने वाले साहब। उसने मुझे पूछा क्या काम करते हो? तो मैंने कहा मिलना है। तो वो मुझे बोला तुम उनसे नहीं मिल सकते। मैंने पूछा क्यों नहीं मिल सकता? उसने कहा वह नहीं मिल सकते। देवानंद ने आगे बताया। इतने में भाई साहब आ गए। उन्होंने मुझे देखा और आगे बढ़ते चले गए। वह थोड़ा गेट से आगे गए और फिर रुक गए। उन्होंने मुड़कर दोबारा मुझे देखा और मुझे देखकर मुस्कुराए। उन्हें देखकर मैं भी मुस्कुरा दिया। तभी चौकीदार को अंदर बुलवा लिया गया। उससे पूछा गया कि वो जो लड़का बाहर खड़ा है वो कौन है? तो चौकीदार ने बताया कि साहब वो आपसे मिलना चाहता है। लेजेंड एक्टर ने आगे बताया था कि मुझे अंदर बुलाया गया और पूछा गया क्या बात है। तो मैंने जवाब दिया कि कुछ नहीं, मुझे पता चला कि आपको एक लड़के की तलाश है जिसे आप ब्रेक देना चाहते हैं। मैं 21 साल का नौजवान हूँ। और वो हंस पड़ा और मैं भी हंस पड़ा। तो वो मुझे देखकर हंसते ही जा रहे थे। उसने कहा परसों आ सकते हो? तो मैंने कहा आएंगे। परसों फिर मैं वापस गया। ये राजकुमार संतोषी के पिताजी थे, PL संतोषी। उन्होंने फिर मुझे पसंद किया, मुझे फर्स्ट क्लास ट्रेन की टिकट दी और मैं पुणे आ गया। वहाँ ऑडिशन किया। किसी ने मुझे रेकमेंड नहीं किया था, मैं सीधा काम मांगने का आया था और मिल गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि अपना कॉन्फिडेंस कभी न गिराओ, हमेशा कॉन्फिडेंस पहन कर चलो। अगर आपको ये देवानंद जैसे अनेक कलाकार, कितने कलाकार जो बॉम्बे कई फुटपाथ पर जिन्होंने दिन गुजारे हैं, स्ट्रगल की हैं और आज शहंशाह बन गए हैं, अब बजो रुपये के मालिक हो गए हैं, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग मर जाते हैं। और वो भी एक नसीब होता है। जैसे राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार, किस तरह कितने सारे एक्टर कहाँ गुमनाम हो गए कुछ पता नहीं है। राजेंद्र कुमार उसका बेटा कहाँ, वो भी किस तरह, कौन पहचानता है इन लोगों को? मनोज कुमार किस परिस्थिति में आज जी रहा है किसी को पता ही नहीं है। जो उपकार जैसा पिक्चर देने वाला इंसान की अगर ऐसी हालत है, हमको सोचना चाहिए कि ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है। वो वक्त एक ही दफ़े मिलता है, वक्त बार बार नहीं मिलता है। तो इस वक्त में, उस दौरान आपको समाज को कुछ देना चाहिए। और वो अगर आप समाज को देंगे तो समाज आपको सालों साल तक याद रखेंगे। बाकी जानते हैं कि करोड़ों रुपये कमाने वाले किस तरह दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, उसकी मिल्कत का आज तक पता नहीं चलता। जो मुंबई बंदर को 101 रुपये में ख़रीदने वाला इंसान, कुछ पता ही नहीं, आज वही मुंबई अब बजो रुपये का व्यापार करने वाली है। वो इंसान को हम पहचानते नहीं हैं। जो पेड़ के नीचे 5 लोग इकट्ठे करके तैयार होकर शेयर बाज़ार चलाने वाले, इनको पता नहीं है कि आज अब्बजो रुपया शेयर मार्केट में, अब्बजो रुपया का जो बिजनेस होता है उनको पता नहीं है।
वक्त वक्त मेरे दादाजी के पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कार्ड था 1918 में, उसने 101 रुपीज़ में ख़रीदा था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कॉटन स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, सब कार्ड थे। कहाँ चला गया वो वक्त। हाँ, उसके बाद, उसके मरने के बाद सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। और आज मुझे पता नहीं, एक गांव से, छोटा सा गांव कटराल से मैं आपसे इस अमेरिका में बात करता हूँ। कितने बुरे लोग मुझे मिले, जिन लोगों को मैंने बहुत कुछ मदद की, वो कितने मेरे साथ कितनी गद्दारी की, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो गद्दार गद्दार ही हैं। वो महत्वाकांक्षी लोग आपके साथ गद्दारी करेंगे, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो उसका काम करते हैं, आप अपना काम करते जाओ, ईश्वर आपके साथ हैं। ईमानदारी से जियो तो मेरी तरफ आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। मुझे कुछ पाने के लिए नहीं ये वीडियो बनाता हूँ, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, उसमें कुछ मुझे पाना नहीं है। अगर कोई भी चीज़ मुझे मिलती है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। गलत या अच्छा वो आपको देखने का है, आपको सर्च करके समझना है, तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं लीगल साइड में नहीं जाना चाहता हूँ। नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।